स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में चुनाव आते ही पार्टी के नेता जनता को फ्री में वायदे देकर बरगलाने में जुट जाते हैं। हालांकि कई बार तो ये वायदे भी पूरे हो जाते हैं और वहीं एक खुलासा भी ऐसा हुआ है। उसमें पाया गया है कि नेशनल पार्टियों ने साल 2004 से 5 में और 20 से 21 के बीच अज्ञात स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए हैं। बताया भी जा रहा है कि खुलासा एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में हुआ है। इसमें कांग्रेस 178 करोड़ रुपए की इनकम के साथ ही टॉप पर है, जबकि 100.50 करोड़ की इनकम के साथ बीजेपी दूसरे स्थान पर है। आपको बता दें कि एडीआर ने 8 नेशनल और 27 रीजनल पार्टियों के इनकम टैक्स रिटर्न और चुनाव आयोग को दाखिल दान से जुड़े डिटेल्स का एनालिसिस किया। 8 नेशनल पार्टियों को अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि 426.742 करोड़ रुपए और 27 रीजनल पार्टियों को अज्ञात स्रोतों से 263.928 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। अब आपको बताते हैं कि कैसे तय होती है अज्ञात सोर्स की इनकम। अज्ञात सोर्स पार्टी की इनकम का वह जरिया होता है जिन्हें इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया तो जाता है, लेकिन 20,000 रुपए से कम दान देने वाले का खुलासा नहीं होता है। इसमें कूपन सेल, पर्स मनी, रिलीफ फंड, अपनी इच्छा से दान, मोर्चा और मीटिंग्स में आने वाला चंदा शामिल होता है। इस तरह पार्टी को चंदा देने वालों की जानकारी मौजूद नहीं होती है। अज्ञात स्रोतों से सबसे ज्यादा धनराशि हासिल करने वाली 5 टॉप रीजनल पार्टीज में वाईएसआर कांग्रेस 96.2507 करोड़ रुपए, डीएमके 80.02 करोड़, बीजेडी 67 करोड़, मनसे 5.77 करोड़ और आम आदमी पार्टी 5.4 करोड़ रुपए में शामिल है। 2020 से 21 में नेशनल और रीजनल पार्टियों को अज्ञात स्रोतों से हासिल हुए हैं कुल 690.67 करोड़ रुपए और ये जो है वो तकरीबन 47.06% राशि चुनावी बॉन्ड से मिली थी। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ एडीआर प्रमुख है रिटायर्ड मेजर जनरल अनिल वर्मा जी। बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। साथ ही आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम अनिल वर्मा जी के साथ करते हैं। अनिल जी, किस तरह से देखते हैं चुनावी चंदे का जो गड़बड़ झालक का मामला सामने आया है? ये भी एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि कितना गड़बड़ झाला होता है। इसे किस तरह से देखा जाए और ये इस पर लगाम लगानी आप कितना जरूर समझते हैं? देखिए, ये इसको गड़बड़ तो नहीं कह सकते। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा इकट्ठा करना कानूनी अलाउड है और इसमें सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये जो अननोन सोर्सेज का हम जिक्र करते हैं वो ट्रांसपेरेंसी की बात पर आता है कि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक स्पेस में काम करती हैं, सोशल वर्क का काम करते हैं, तो कहाँ से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और कितना इकट्ठा कर रहे हैं वो जनता को पता होना चाहिए। तो यही चीज हम जनता के क्षेत्र में बार बार ये रिपोर्ट के द्वारा डालते हैं और ये जो जानकारी दी जाती है ये पॉलिटिकल पार्टी स्वयं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अलग अलग रिपोर्टों से देती है। तो इसमें अगर आप देखें लगभग 36% अननोन सोर्सेज हम जो कहते हैं वो क्या है, ये वो 20,000 से कम वाली जो डोनेशन होती हैं वो हैं और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जैसे आपने मेंशन किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है आपको पता है उसमें जो डोनर है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। तो लगभग 47% जो पैसा वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के उससे आया है। और मैं वैसे बता दूं कि ये जब से शुरू हुई ये स्कीम 2018 जनवरी से, तो अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा पॉलिटिकल पार्टी को चंदे में मिल चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो अब कई सिफारिशें इलेक्शन कमीशन ने की हैं
कि पारदर्शिता के लिए एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि जो हुंडी कलेक्शन, कूपन कलेक्शन, ये वो कहते हैं छोटे छोटे पैसा आता है, 100 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, उसको हम कैसे हिसाब किताब रखते हैं। तो भाई जैसे बाकी सब चीजों का हिसाब किताब जनता से मांगा जाता है एक एक पैसे का इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, उसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज को भी देना चाहिए। अब 2000 से नीचे की जो रकम है उसके बारे में तो किसी को भी कुछ नहीं पता कि कितना आ रहा है, क्या है। अब बसपा जैसी पार्टी है वो पिछले 14-15 साल से यही कह रही है कि हमको 20,000 से ज्यादा की राशि का एक भी डोनेशन अभी तक नहीं मिला है। वो हर साल अपनी रिपोर्ट्स में यही दिखाते हैं। तो अब ये कोई मानने वाली बात तो है नहीं, बट ठीक है, वो इसी तरीके की रिपोर्ट हर बार इलेक्शन कमीशन देते हैं और कोई पूछता भी नहीं उनको। अनिल जी, क्योंकि अनिल जी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग ने हाल ही में एक पत्र भी लिखा था और उसमें कहा गया था 5 बिंदु थे उसके अंदर, 4 से 5 बिंदु पारदर्शिता लाने के लिए। वो 4 से 5 बिंदु थे कि जब किसी भी पार्टी के पास चंदा आता है तो कम से कम पारदर्शिता तो हो कि 20,000 रुपए भी कहाँ से आए हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसकी आपने बात की है उसमें भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने की बात की गई थी। अब ऐसे में क्या लगता है कि उन बिंदुओं पर कितनी गहनता से सोच विचार करने की जरूरत है, कदम उठाने की जरूरत है, ताकि कम से कम स्पष्ट हो जो आपके पास चंदा आ रहा है उसके अंदर जो क्योंकि ये बताया जाता है कि देखिए इस पूरे का इनकम टैक्स में दिखाया तो जाता है लेकिन वो पैसा सरकार के पास नहीं जाता उस टैक्स के रूप में। तो ये कितनी बड़ी दिक्कत की बात आप समझते हैं फिलहाल? नहीं, हम तो ये पारदर्शिता का कब से वो मुद्दा बार बार उठाते हैं, और हम ही नहीं, लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन और भी कई कमिटीज हैं जिन्होंने इसके बारे में कहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड भी है, अब इसके ऊपर PIL कब से दायर है लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही, जबकि 2019 के इलेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये बहुत सीरियस मामला है और इसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए। अभी ये चीफ जस्टिस भी रिटायर हो गए कल, उन्होंने भी बोला था कि हाँ इसके ऊपर मैं सुनवाई करूंगा, नहीं किया। तो दिक्कत ये है कि 20,000 से ऊपर का कानून के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज को डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है, लेकिन 20,000 से कम वाले अमाउंट का उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी देने की, तो वो उसका पूरा फायदा उठाते हैं। तो इसलिए पारदर्शिता के बारे में हम बातचीत तो करते रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्शन तो पॉलिटिकल पार्टीज ही ले सकती है ना, या फिर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाए जिसमें ये पारदर्शिता को ध्यान मिला। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज RTI के तहत भी नहीं आती, वो एक अलग PIL है, सुप्रीम कोर्ट उस पर भी सुनवाई नहीं करता। ठीक है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के पास जाऊं उससे पहले एक और सवाल मेरा आपसे है अनिल जी, क्योंकि ये ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में पूरा खुलासा हुआ है, ये किस तरह से तैयार की जाती है और कितनी विश्वसनीय है? ये 100% तो क्या 200% विश्वसनीय है, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिपोर्ट, डोनेशन और कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सबमिट करते हैं हर साल, ये रिपोर्ट उसी से बनाई जाती है। कि हमारा इमेजिनेशन का कुछ नहीं है इसमें, जो भी फिगर्स हैं वो सब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिए हुए हैं। जी ठीक है, तो ये 100% और विश्वसनीय है और ऐसे में जाहिर तौर पे इस पे सोच विचार करने की जरूरत है। रत्नाकर जी से किस तरह से देखते हैं आप, कांग्रेस पार्टी से कैसे देखते हैं? क्योंकि कोई भी पार्टी से अछूती नहीं है, जो 20,000 से कम जो कहीं ना कहीं चंदा आता है उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती, उसका कुछ अता पता नहीं होता है वो कहाँ से आया, कैसे आया, और वो 20-20 हजार से कम जो चंदा इकट्ठा होता है वो करोड़ों में हो जाता है। ऐसे में क्या उसकी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए चुनाव आयोग के पास? देखिए नेहा जी, सबसे पहले चीज मैं ये कहूंगा कि जो भी चंदा आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सोशल वर्क करती हैं, निश्चित रूप से उनको पैसे की जरूरत होती है, लेकिन चंदा आने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है पूंजीपतियों के ब्लैक मनी को जो है आप अपने पार्टी के अंदर चंदे के रूप में लीजिए और अपना एक साम्राज्य खड़ा करिए और हर जिले में करोड़ों करोड़ों का मुख्यालय बनाइए, दिल्ली में 700 करोड़ का अपना पार्टी मुख्यालय बनाइए, ये नहीं होता है। देखिए अभी ये जो कह रहे थे, जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बोला था कि बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए।
लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको गंभीरता से ली नहीं। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जिसमें कि पारदर्शिता आए। मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाएगी नहीं। उसका कारण ये है कि इनके ये जो है विश्व की सबसे बड़ी मिस कॉल वाली पार्टी, विश्व की सबसे अमीर पार्टी है, तो इनके पास खुद के लगभग 5,000 करोड़ के चंदा इकट्ठा हो गए हैं। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो बात हो रही थी उसमें मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड भी इन्हीं को मिला है, 2,500 करोड़ के करीब। और आज 650 जिले से ज्यादा, हर जिले में करोड़ों का मुख्यालय बनाना, 700 करोड़ का पार्टी मुख्यालय बनाना 2.25 लाख स्क्वायर फीट में, तो ये कहां से पैसे इतने आए? तो ये कहीं न कहीं इसकी जो है जो चंदे का लिया जाता है हिसाब किताब, एक लिमिट के बाद जो इतना अथाह जो संपत्ति इनके पास आ गई और इतना चंदा कलेक्ट किया गया, कहीं न कहीं यह सब जांच का विषय है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। यही मोदी जी हैं जो कहते थे 2014 में कि काला धन जो है हम एक पैसा स्विस बैंक से लाएंगे, लेकिन आज परिस्थिति क्या है? काला धन इन्हीं 8 सालों के दौरान स्विस बैंक में भारतीयों का 2 गुना हो गया। तो ये कहते कुछ और है और करते कुछ और हैं। जनता को दिखाएंगे ये सारी चीजें कि हम बहुत पारदर्शी हैं, हम काला धन लाने के पक्ष में हैं, लेकिन पारदर्शिता क्यों नहीं आ रही है सर? आप तो मेजोरिटी में आप हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं, फिर भी ये पारदर्शिता नहीं आती। चुनाव आयोग भी इसके लिए गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके हैं कि ये बहुत ज्यादा गंभीर मसला है, इसको कहीं ना कहीं इसका निपटान करने की जरूरत है, इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। उसके बावजूद भी सरकार क्या गंभीर है इस मसले पर? देखिए नेहा जी, हाँ, एक चीज मैं बता दूं, तमाम में सब नंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो बिल नहीं रखती है कि अपने स्रोत, जिस स्रोत से उसके पास चंदा है उसको टोटली सार्वजनिक कर दे। रत्नाकर भाई को तो ले दे के बीजेपी में ही सब खामियां नजर आती हैं, लेकिन एडीआर के रिपोर्ट के हिसाब से 2004 और 5 में इन्हें और कांग्रेस को ज्वाइंट इनकम 4,261 करोड़ रुपए का हुआ। उस पर तो ये चुप्पी साध गए। मैंने कहा ना, हमाम में सब नंगे हैं। ये ठीक कहा मेजर जनरल साहब ने कि ये एक बिल होनी चाहिए और इसको पार्लियामेंट से पास एक बिल आना चाहिए कि एक आना पाई का हिसाब देना पड़ेगा कि कहां से पैसा आया, और इसमें सभी लोगों को एकजुट होकर जब इस पर ये तय करेंगे। वो कह रहे हैं कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है, आप बताते कुछ और है, करते कुछ और है, और दरअसल नियत साफ नहीं है आप लोगों की। वो कहा अपने स्रोत बता रहे हैं कि कहां से आया 4,261 करोड़। नहीं तो ऐसा कानून बनवा दीजिए ना सर, आप तो सब कुछ आपके हाथ में है। कुछ ऐसा करिए कि जिससे कि कम से कम ये 20,000 से कम जो चंदा आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता में आए, पता चले कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इतना पैसा आखिर कहां से इकट्ठा हो रहा है। नेहा जी, ये पॉलिटिकल विल हर पार्टी को होना चाहिए। नहीं सर, बाकी चीजों के लिए तो आप लोग नहीं कहते हैं कि बाकी चीजों के लिए भी विपक्षी पार्टियों को भी साथ में आना चाहिए, पॉलिटिकल विल होना चाहिए। जब तक ये पार्लियामेंट से पास नहीं होगा कि साहब आने पाई का हिसाब, तो सर पार्लियामेंट में कैसे पास होगा आलोक जी, कैसे पास होगा, कौन लेके आएगा बताइए ना। पॉलिटिकल विल की कमी है। किसी भी कोई भी पार्टी नहीं दिखाना चाहती है कि मुझे कहां से पैसे आ रहे हैं। नहीं, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप कर दीजिए ना, आप तो आप मेजोरिटी से हैं। मैं एक छोटा सा अदना सिपाही हूँ, इतना बड़ा फैसला लेने का मेरे अंदर कुव्वत नहीं है। हाँ, आपके सुझाव पर मैं एक पत्र लिख सकता हूँ कि जनता की डिमांड है, लोगों की आकांक्षाएं हैं कि आप पार्लियामेंट में इससे ये भी पता चलेगा ना कि कौन सी पॉलिटिकल जो पार्टी है वो इसकी खिलाफत करती है और कौन सामने आकर कहीं ना कहीं अच्छा बनने की कोशिश करता है और पीछे से वो नहीं चाहता है कि इस पर कोई भी कानून बने। ये भी कहीं ना कहीं साफ होगा ना। अनिल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी ब्रेक पे जाने से पहले आलोक वत्स जी कर रहे थे। कह रहे हैं कि देखिए कानून बनाने की जरूरत है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लाने की जरूरत है और सब साथ में आके बोले कि हाँ भाई आप इस पर कानून बनाइए। क्या आपको लगता है कि वो पॉलिटिकल विल नहीं है जिसका जिक्र अभी आलोक जी कर रहे थे और इसकी जरूरत है इस वक्त? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। पॉलिटिकल विल नहीं है हमारे देश में। ये ऐसी स्थिति बनी हुई है अभी कि लगभग 80% जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अभी तक हुए हैं
वो कोर्ट्स के ऑर्डर्स के ऊपर हो रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने या हमारी पार्लियामेंट ने इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी है, इलेक्टोरल और पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो ये जो पॉलिटिकल विल और सारी पार्टियों में एक सहमति होना सुधार के लिए बड़ा कठिन काम है मेरे हिसाब से, क्योंकि यही हमारा तजुर्बा है पिछले 20-22 साल से इंडिया का जो हम देख रहे हैं। जब कोई सुधार की बात होती है तो पार्टियां उसको रोकने के लिए जरूर एकजुट हो जाती हैं, लेकिन सुधार लाने के लिए कभी एकजुट नहीं होंगी। तो अब ये ऐसी स्थिति में क्या चारा रह जाता है? चारा यही रह जाता है कि कोर्ट को ही पहल लेनी पड़ेगी। तो PIL फाइल करते हैं लोग, लेकिन अभी पिछले कुछ 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी पीछे हट रहा है। वो कहता है हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि ये पार्लियामेंट का डोमेन है, हम इसमें स्टेप नहीं लेना चाहते अंदर। तो फिर मामला कहाँ वहीं का वहीं है, तो सुधार कैसे होगा? जी बिल्कुल, ये सुधार कैसे होगा ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन रत्नाकर जी, क्या नहीं लगता कि कांग्रेस को, सर आप लोग कहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में अंतर है, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन आप लोगों की कथनी करनी में अंतर नहीं है क्या? सर आप लोग ही पहल करिए, क्यों नहीं इस विषय को उठाते, क्यों नहीं इस मुद्दे को संसद में उठाते? बाकी चीजों पे तो सर हंगामा किया जाता है, जब बात अपने ऊपर आती है या फिर और राजनीतिक पार्टियों की बात होती है तो ये आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि देखिए एकजुटता नहीं दिखेगी। लेकिन अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए ये हम जरूर कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या फिर मौजूदा जो सत्ता में है पार्टी, उसकी इच्छा शक्ति नहीं है। सर आप लोग दिखाइए ना ये कदम उठाकर इच्छा शक्ति अपनी। नेहा जी बिल्कुल सही कहा आपने, इच्छा शक्ति जरूर पॉलिटिकल पार्टीज की होनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं जो ये सिस्टम बनाया गया है, यह सिस्टम जो है उसमें चंदा इकट्ठा किया जाता है। मैंने शुरू में ही वक्तव्य में आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज चंदा जो लेती हैं उससे ही सामाजिक कार्य करती हैं और संगठन का कार्य आगे बढ़ाती हैं, लेकिन उसका एक दायरा होता है। उस दायरे के बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो आप कहीं न कहीं जो है काले धन को अपने सिस्टम में ला रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? मेरा सवाल ये है, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि आज अगर उनका ही देख लीजिए तो 5,000 करोड़ की उनकी तो चंदे की संपत्ति है पूरा अभी तक टोटल। तो बेतहाशा जो इनका इजाफा हुआ है उसके पीछे यही सब कारण है। तो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति अगर रहेगी, अगर वो पार्लियामेंट में ये चीजों को लेके आती है तो हम वहां पे जाएंगे, हम कहेंगे भाई ठीक है, आप अगर लेके आ रहे हैं, अगर इस तरह की चीजें पारदर्शिता लानी है तो हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये लाएगी नहीं, क्योंकि मालूम है आपको तो सर आप इस विषय को उठाइए तो सही संसद में। हाँ। क्या विपक्ष के पास ये मुद्दा भी नहीं, ये मुद्दे भी नहीं उठा सकते क्या विपक्ष? आप बाकी तमाम चीजों पे हंगामा करते हैं, हमने देखा कि इस बार भी सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई, लेकिन क्या कांग्रेस के एक भी सांसद इस तरह के विषय को नहीं उठा सकते या इस विषय पर नहीं बोलना चाहते, या और किसी पार्टी में क्यों इतना दम नहीं है कि वो इस विषय को उठाए? नहीं, देखिए इसमें क्या है, जैसा कि आलोक भाई बोले हैं कि ये विषय जरूर गंभीर है और इसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए। आप एक पार्टी प्रवक्ता की से अलग हट कर एक आम नागरिक की सोच अगर लेकर चलेंगी तो निश्चित रूप से पारदर्शिता होनी चाहिए, जिसमें कि यह जो चंदे का जो बड़ा जो फंड एक आता है, ये सारी चीजों का खुलासा रहना चाहिए, ताकि कहीं न कहीं ब्लैक मनी का जो एक इनका ये इकट्ठा करते हैं, पार्टी फंड में चंदा इकट्ठा करते हैं, वो सारी चीजें तो नहीं होनी चाहिए। जो एक स्वस्थ लोकतंत्र एक लेकर आता है, अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है आलोक जी, इस तरह की कार्रवाई तो होनी चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियां देखिए टीवी डिबेट पे बैठ के यही कहती हैं कि देखिए इस तरह की तो कार्रवाई होनी चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए, लेकिन जब कदम उठाने की बात होती है, न सरकार की तरफ से कदम उठाया जाता है, न विपक्षी पार्टी की तरफ से कदम उठाया जाता है। सर आज तक का एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है, आज तक का। आपने नेहा जी मेरे बातों को ध्यान से लगता है सुना नहीं। मैंने ओपनिंग रिमार्क दिया था कि हमाम में सब नंगे हैं। किसी भी पार्टी के अंदर ये इच्छा शक्ति नहीं जगी है कि वो इस मामले को उठाए। अभी रत्नाकर भाई बोल रहे थे कि बीजेपी ने नहीं कुछ किया। आप भी तो उसमें शामिल है ना सर? एक मिनट, मैंने कहा हमाम में सब नंगे हैं तो मैं कहाँ से छूट गया? ठीक है,
लेकिन मैंने एक चीज कहा कि इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं लाई है, बीजेपी कालाधन रखे हुए है। आप रत्नाकर भैया मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए 5 दिन के अंदर। 1 मिनट, आप 1 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए, आप कराइए। आप 1 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप बोल लीजिए। मैंने ये कहा कि 60 वर्षों तक इनका रूल था, तो 60 वर्षों में इनको इलेक्शन रिफॉर्म नहीं सूझा, और हमारे 5,000 करोड़ पर ये इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, तो इनका 4,261 करोड़ जो एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। नहीं सर, वो सब चीजें ठीक है सर आलोक जी। अब आप कहते हैं कि ईडी के छापे पड़ रहे हैं, तो जी जो भ्रष्टाचार करेगा वहां छापे पड़ेंगे। आप कहते हैं सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, जी जो भ्रष्टाचार करेगा, जो जिनके पास जिसने भ्रष्टाचार किया वहां छापे पड़ेंगे। लेकिन जहां पर ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, या फिर जहां पर पारदर्शिता नहीं है, या फिर 70 सालों से जो ये कहा जा सकता है जो काम होता हुआ आ रहा है और वो काम ठीक नहीं है, वहां पारदर्शिता नहीं है, तो सर क्यों नहीं आप लोग वहां पे कदम उठाते हैं? धारा 370 भी कितने सालों से थी, आप लोगों ने हटाई ना, हटाई या नहीं हटाई? जब तक सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर इस पर एक मत नहीं होगी। ये तो फिर अपने कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने वाली बात कर रहे हैं आप कि पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट नहीं होगी जब तक नहीं होगा। ऐसा कैसे होगा सर? मेजोरिटी से आप है, बहुमत से आप है, कहाँ बहुमत से नहीं है बताइए आप तो। देखिए, आपकी बात को मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के पास भेजूंगा, उनको अवगत कराऊंगा। अगर वो मेरी बात को तजब्बो देंगे तो हो सकता है अगले सत्र में इस पर कोई विधेयक पेश करें कि साहब आना पाई का हिसाब हर आदमी को देना पड़ेगा। और मेरा व्यक्तिगत राय है कि देना भी चाहिए। ये 20,000 वाला जो मामला हर व्यक्ति को देना पड़ता है सर अपनी इनकम का लेखा जोखा, तो यहाँ पार्टियां क्यों बचे? नहीं, ये जो 20,000 वाला मामला है ना, ये बहुत बड़ी ढाल है। हर चीज ये 20,000 में घुस जाती है। ये जो 20,000 वाला और चुनावी बॉन्ड है, ये दोनों बहुत बड़ी ढाल है। इसको भी स्क्रैप करना चाहिए कि साहब 1 रुपया भी अगर 10,000 करना तो चाहिए सर। हम तब से इस डिबेट में यही सुनते हुए आ रहे हैं कि करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन ये पहल कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना। नमस्कार।